जय हिंद एवरीवन। मैं अनवर अहमद खान लेके आ चुका हूँ सेकंड पार्ट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे नेपोलियन के आने से गेम चेंज हो रहा था यूरोप में। नेपोलियन ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे और वो लगातार एक्सपेडिशंस कर रहा था। नेपोलियन की ये जीत यूरोप में नेशनलिज्म के आइडिया को धीरे धीरे फैला रही थी, पर कंजर्वेटिव पावर्स इसके खिलाफ एकजुट हो रही थी और इसका एंड होता है 1815 में, जब एक बैटल होती है, द बैटल ऑफ वाटरलू। और ये बैटल थी बिटवीन नेपोलियन एंड ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रशिया के बीच। इस जंग में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा और ये था नेपोलियन का अंत। नेपोलियन के अंत के साथ साथ कंजर्वेटिव्स पावरफुल हो चुके थे और कंजर्वेटिव्स की इस पावर ने फिर से रिस्टोर कर दिया पुरानी व्यवस्था को, अनडू कर दिया उन्होंने चेंजेस को और रिस्टोर किया मोनार्की को, यानी बर्बन मोनार्की को दोबारा रिस्टोर कर दिया गया फ्रांस में। इसके बाद पावर ऑफ चर्च, जो चर्च से पावर छीन ली गई थी, हमने पढ़ा था कि सिविल कोड इंट्रोड्यूस किए थे नेपोलियन ने, जिसके द्वारा उसने न्याय की शक्तियां और या न्याय व्यवस्था में धन के हस्तक्षेप को कम कर दिया था। पर अब दोबारा से पावर ऑफ चर्च को रिस्टैब्लिश किया गया। इसी के साथ सोशल हायरार्की के सिस्टम को भी दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया सोसाइटी में। इस जंग में हार के बाद सारी के सारी विजेता कंट्रीज यानी ब्रिटेन, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया के लीडर्स मिलते हैं वियना में और साइन करते हैं अ ट्रीटी ऑफ वियना। इसको हेड कर रहे थे ड्यूक मार्टिनेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ही वाज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया एक्चुअली। सो यहां पे कुछ चीजें निकल के आई जो उन्हें करनी थी। पहला, उन्होंने क्या किया कि स्टेट्स को सेटअप किया ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस, जिससे फर्दर फ्रांस अब कोई एक्सपेंड ना कर पाए अपनी बाउंड्रीज को, उस पे एक चेक रखा जा सके ऑलवेज। तो उसकी टेरिटरीज के पास ही, उसकी टेरिटरीज की बाउंड्रीज के पास ही अलग अलग स्टेट्स ने इन्होंने अपने स्टेट्स को एस्टैब्लिश कर दिया और उनकी बाउंड्रीज को ब्लॉक कर दिया फर्दर एक्सपेंशन को रोकने के लिए। प्रुशिया को दिया गए कुछ टेरिटरीज जो कि पहले उसके पास नहीं हुआ करती थी, ये टेरिटरीज मिलने के बाद उसकी इकोनॉमिक पावर बढ़ी। और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली के पास दिए गए, रशिया को पोलैंड मिल गया। ये हुआ उनका बेनिफिट। और इसके बाद कंजर्वेटिव्स जो थे वो पावरफुल हो गए। पर अगर कंजर्वेटिज्म को पावर मिलेगी तो नए थॉट्स, लिबरल आइडियाज ये जरूर रेजिस्ट करेंगे और इस रेजिस्टेंस से पैदा होगा रेवोल्यूशन। क्योंकि अब सोसाइटी आजादी का स्वाद चख चुकी थी, तो वो दोबारा गुलामी के दिनों में वापस जाने को तैयार नहीं थी। दो कंजर्वेटिव्स यहां पावरफुल थे, पर फिर भी लगातार क्रांति की बातें होती रही। और आपका चैप्टर डिस्कस करता है एक महान क्रांतिकारी नेतृत्व को, जोसेफी मज़ीनी ऑफ इटली, इटालियन रेवोल्यूशनरी हैं। ये मेंबर थे कार्बोनरी के और इसी के साथ साथ इन्होंने दो अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, यंग इटली इन मार्शनेस एंड यंग यूरोप इन बर्निंग। इन सोसाइटीज का काम था लोगों को क्रांति के प्रति, लिबरल आइडियाज के प्रति जागरूक करना। और इस लगातार प्रयास की वजह से आप देखेंगे दैट यूरोप will again go into the age of revolution। और उस एज ऑफ रेवोल्यूशन में ये कुछ बहुत सारे चेंजेस करेंगे और उन चेंजेस के दम पर एक बार फिर से नेशन स्टेट्स एस्टैब्लिश होंगे और मोनार्की को फिर से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। पर उससे पहले हम बात करते हैं कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म धीरे धीरे कैसे यूरोप के लोगों के दिलों में, उनकी आइडियाज में, उनके कल्चर में जगह बनाता गया। हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करते हैं। हैब्सबर्ग एम्पायर जिसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, पीपल जो है उसके
ये बहुत ही डिफरेंट आइडियाज पॉज करते हैं, कल्चर उनका अलग है, लैंग्वेज उनकी अलग है, और इस तरह के स्टेट्स को अमूमन एम्पायर बना के रखते थे, हेट्रोजेनियस काइंड ऑफ सेटलमेंट, ताकि लोग आपस में यूनाइट ना हो पाए, वो मोनार्की के खिलाफ खड़े ना हो पाए। पर इस चीज को तोड़ते हुए लोगों ने यूनाइट होना स्टार्ट कर दिया था, और इसके पीछे प्रॉब्लम ये थी कि जो यूरोपियन सोसाइटी उस वक्त थी वो बहुत तेजी के साथ बदल रही थी, और इस बदलाव के साथ जो सिस्टम ऑफ इंपीरियलिज्म था वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था। अब ये दौर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज हो गई थी। फर्दर पहले क्या होता था स्टूडेंट्स की जो सोसाइटी थी वो ज्यादातर दो पार्ट्स में बटी हुई दिखती थी। एक तरफ होते थे एरिस्टोक्रेट्स। ये एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? ये नोबल फैमिलीज होती थी जिनके पास बहुत सारी वेल्थ होती थी, और शुरुआत से ही इनके पास बहुत सारी वेल्थ होने की वजह से ये अपने आप को एज अ रिच नोबल फैमिली एस्टैब्लिश करते थे सोसाइटी में। अब दूसरा जो ग्रुप था वो था पीजेंट्स का अमूमन, या बहुत ज्यादा गरीब लोग जिनके पास ऑलमोस्ट कोई रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, और वो मजबूर होते थे कि वो इन एरिस्टोक्रेट्स की जमीनों पे जाके काम करें, और जो कुछ वो वेजेस उन्हें दे रहे हैं उस वेजेस से अपना गुजारा करें। ठीक, ये बात हम लोगों ने पिछली बार भी देखी थी, इसमें हम फ्यूडल लॉर्ड्स की बात कर रहे थे। तो ये सिस्टम इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के साथ खत्म हो गया, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई थी, और इन इंडस्ट्रीज के डेवलप होने की वजह से लोग जो है वो मूव कर गए शहरों की तरफ, इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, और यहाँ पे एक नया क्लास जन्म लेता है जो कि मिडिल क्लास है, जहां से जन्म होता है मिडिल क्लास का। और इस मिडिल क्लास में जो लोग हैं वो एजुकेटेड भी हैं, तो वो अपने राइट्स को जानते हैं। एजुकेशन से हमें अपने राइट्स के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये राइट्स तो हमें मिलने ही चाहिए। तो दे विल स्टार्ट आस्किंग द राइट्स, और यहीं से जन्म होता है लिबरल नेशनलिज्म का, या लिबरल नेशनलिज्म की बातें स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इसके साथ साथ ट्रेडर्स को भी बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त। ठीक है, ट्रेडर्स को क्या प्रॉब्लम थी कि उनको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। ठीक, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें हैब्सबर्ग एम्पायर का ही, तो हैब्सबर्ग एम्पायर से अगर उनको न्यूरमबर्ग तक जाना होता था तो उनको 11 बार इंटरनल टैक्स बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए पे करना पड़ता था। ठीक, 30 के आसपास करेंसीज होती थी, और सारी करेंसीज उनको चेंज करनी पड़ती थी, एक्सचेंज रेट्स देने पड़ते थे। इस वजह से ट्रेडिंग जो थी वो बड़ा ही महंगा सौदा साबित हो रही थी उनके लिए इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर ही। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्रोएशिया ने एक यूनियन बनाई, एक कस्टम यूनियन क्रिएट करी, जिसे कहते हैं ज़ोल्वरीन। ठीक है, ज़ोल्वरीन के क्रिएशन के साथ इसको बहुत सारी और कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया, क्योंकि इससे ट्रेड को बढ़ावा मिलता था। अब ट्रेड हमेशा से स्टेट का इंटरेस्ट रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि अगर ट्रेड ग्रो करेगा तो ही स्टेट ग्रो करेगा। ठीक, ये आज भी है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी कंट्री पावरफुल होगी। तो इस वजह से स्टेट्स ने भी इसका साथ दिया। तो उसमें पहली चीज क्या हुई कि इस यूनियन के आने से एबॉलिश हो गए टैरिफ, ठीक है, बैरियर्स, यानी जो इंटरनल 11 टाइम जो टैक्स देना पड़ा था 11 टाइम्स, ये खत्म हो जाएगा, और अब मिनिमम टैक्स पे करना होगा, इंटरनल बैरियर्स चले जाएंगे, और जो करेंसीज थी उनके नंबर को रिड्यूस कर दिया जाएगा फ्रॉम 30 to 2। ठीक है, और प्रमोशन होगा रेलवेज का, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिबरल आइडियाज क्या थे। क्या आइडियाज थे लिबरल मिडिल क्लास के, या फिर जो लिबरल रेवोल्यूशन को एक तरह से बढ़ावा देना चाहते थे, लिबरल नेशनलिज्म को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि सबसे पहले तो एरिस्टोक्रेटिक रूल, यानी जो एरिस्टोक्रेसी का रूल है या ऑटोक्रेटिक रूल है वो खत्म हो जाए, एक गवर्नमेंट बने जो लिबरल हो। ठीक है, पार्टिसिपेशन हो गवर्नमेंट में लोगों का, रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ गवर्नमेंट बने। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, यानी किसी को किसी भी प्रकार का कोई विशेष अधिकार जन्म के आधार पर ना दे दिया जाए, या वो किसी एक विशेष वर्ग से रिलेट करता है इसलिए ना दे दिया जाए, और इस तरह से हर एक व्यक्ति लॉ के सामने, कानून के सामने बराबर हो, और एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कंट्री चले, ना कि किसी की मन मर्जी पे चले। ठीक है, कि राजा का मन किया तो उसने ये कर दिया, नहीं,
राजा के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन की पावर होनी चाहिए कि देयर आर सम सर्टेन फ्रेमवर्क जिसके अंदर उसको काम करना है, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, कि सिर्फ उसका मन है इसलिए उसने किसी को फांसी की सजा दे दी या कोई चीज बैन करा दी। नो, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है, चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है वो एक तरह से चेंजेस लेके आएगी इस पर्टिकुलर रिजीम में। जो ये लिबरल्स थे ये भी पूरी तरह से चेंजेस नहीं चाहते थे, ठीक है, ये चेंजेस चाह रहे हैं पर इनको चेंजेस चाहिए बहुत ही मॉडरेट फॉर्म में, धीरे धीरे, क्योंकि लिबरल्स भी आप देखिए कि वो विमेन के राइट को सपोर्ट नहीं करते थे, वोटिंग राइट को, ना ही वो सपोर्ट करते थे वोटिंग राइट्स ऑफ मैन, दोज हु आर नॉट हैविंग प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनके वोटिंग राइट को भी वो सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक। तो लिबरल्स जो थे वो रेडिकल चेंज नहीं चाहते थे, ऐसे चेंजेस नहीं चाहते थे जो सोसाइटी में बहुत तेजी से आ जाए। वो चेंजेस चाहते थे पर वो चाहते थे ये चेंजेस स्लोली इंट्रोड्यूस हो, धीरे धीरे आए, ठीक, धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस हो, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होने के बाद स्टार्ट हो जाता है एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक, क्योंकि रेवोल्यूशनरीज यहाँ पे आ चुके थे लाइक जोसेफिन मजीनी और उनकी यंग इटली और यंग यूरोप जैसी सीक्रेट सोसाइटीज, प्लस लिबरल माइंडसेट के लोग जो कि लगातार रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ रेडिकल सोच के लोग भी थे जो सर्टेन लेवल पे चेंजेस चाहते थे यूरोप में। तो इस वजह से पुश हुआ एक एज ऑफ रेवोल्यूशन जो चलता है 1830 से 1848 तक, और इसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, एक है आपका जुलाई रेवोल्यूशन और एक है आपका ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक रेवोल्यूशन को भी हम अगर चाहें, जुलाई रेवोल्यूशन को भी अगर हम चाहें तो दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक फ्रांस का रेवोल्यूशन है और एक बेल्जियम का रेवोल्यूशन है। फ्रांस जो है एक बार जहां रेवोल्यूशन हो चुका था, दोबारा मोनार्की स्टैब्लिश कर दी गई थी 1815 में आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना। तो अब वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा दिन तक इसको बर्दाश्त करने की बजाय रेजिस्ट करना स्टार्ट किया, और उस रेजिस्टेंस की वजह से वहां एक बार फिर से मोनार्की हट गई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई, और लुइस फिलिप जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बने। इसी तरह से बेल्जियम के जो लोग थे दे वांट फ्रीडम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, और उनके इस स्ट्रगल को भी कामयाबी मिली और बेल्जियम एक सेपरेट स्टेट की तरह स्टैब्लिश हो गया, ब्रेकआउट कर दिया उसने, ब्रेकआउट हुआ यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। फिर ग्रीक रेवोल्यूशन की बात होती है। ग्रीक का जो इलाका है ये ऑटोमन अंपायर के अंडर हुआ करता था, पर एथनिसिटी यहाँ लोगों की डिफरेंट थी, और उस एथनिसिटी के बिहाफ पर वो लोग ऑटोमन अंपायर से आजाद होना चाह रहे थे लगातार। तो 1821 में ही बच्चों का स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था, और यह स्ट्रगल लगातार चलता रहा। फाइनली 1832 में विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इनको आजादी मिल गई, यानी जो ये ग्रीक का रीजन है ये आजाद हो गया, पूरी तरह से आजाद हो गया, और यहां पर फिर फर्दर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, और हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये एक मॉडर्न एरा की तरफ भी और नेशन स्टेट्स की तरफ भी लोगों को लेके जाएंगे, क्योंकि लोग एथनिसिटी के नाम पर अब यूनाइटेड हो रहे हैं और उन्हीं के नाम पर नेशन स्टेट्स यानी लोगों का स्टेट बना रहे हैं, ठीक है। और यहां पर मोनार्की जो है या इंपीरियलिज्म जो है वो धीरे धीरे आपको पूरी की पूरी सोसाइटी से दूर होती दिखेगी। नेक्स्ट वीडियो में हमें डिस्कस करना है एज ऑफ रोमांटिसिज्म, और फिर फर्दर कैसे अलग अलग घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं को हम बाल्कन स्टेट्स तक लेके जाएंगे, और फिर देखेंगे कि किस तरह से पूरा का पूरा यूरोप नेशन स्टेट्स में बदलता है, और आगे के इवेंट और यूरोप को लेके जाते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। Thank you very much for watching the video. Please like, subscribe and share the video.